नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का एड्यूज हब टीच प्लेटफॉर्म पर। आज हम भारत के संविधान की प्रकृति के चरण में अगली क्लास में हम देख रहे हैं। भारत के संविधान की प्रकृति के बारे में हमने चर्चा करी थी। अब उसमें से कैसे प्रश्न आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपने अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें YouTube चैनल को। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमें और प्रोत्साहन मिले और हम ऐसे ऐसे वीडियो और भी लेके आए। सीईटी स्पेशल सीईटी ओरिएंटेड है तो हम सीईटी के अंदर आगे पढ़ेंगे कि हमारे कैसे प्रश्न बनेंगे, किस प्रकार से हमें अटेम्प्ट करना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी बातें भी मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं पहला प्रश्न लेके आया हूं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत के संविधान का सटीक वर्णन करती है। अब देखिए, ये सारी की सारी विशेषताएं देखने को मिलती है, लेकिन हमें वह विशेषता बतानी है जो भारत के संविधान का प्रॉपर सटीक तरीके से वर्णन करती है। तो पहला ऑप्शन क्या है? तो आपके सामने पहला ऑप्शन है कि भारत में संसद की संप्रभुता पाई जाती है। संसद की संप्रभुता क्या होती है कि जिस देश में संसदीय संप्रभुता पाई जाती है, जब संसद कोई भी कानून बनाती है तो संसद के द्वारा बने गए कानून पर किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं होता, वह कानून सर्वमान्य होता है। तो भारत में ऐसा तो नहीं है। क्यों नहीं है? तो हम देखते हैं, हमने विशेषताओं में पढ़ा था कि भारत में संसद की संप्रभुता, दो चीजें हमने देखी थी कि भारत में संसद की संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय है। तो अब आप यहाँ पर इस ऑप्शन में क्या कहा गया है कि भारत में केवल संसदीय संप्रभुता है, ऐसा नहीं है। भारत में संसदीय संप्रभुता तो है, भारत में कानून बनाने का सबसे बड़ा निकाय संसद तो है ही, लेकिन जब भारत में संसद किसी भी प्रकार का कानून का निर्माण करती है तब न्यायालय के द्वारा उसकी जांच भी की जा सकती है, और अगर कानून गैर कानूनी है तो उस कानून को न्यायालय के द्वारा निरस्त किया जा सकता है। तो पहली विशेषता हमारे भारत के संविधान पर सटीक वर्णन नहीं है। हालांकि ये विशेषता तो है, लेकिन प्रॉपर हम इसको विशेषता में शामिल नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन आता है गणतांत्रिक व्यवस्था। जी हाँ, गणतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है? एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर देश का मुखिया जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है। और हमने देखा है कि हमारे भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति जनता द्वारा एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रणाली के द्वारा चुना जाता है। तो आपके पहले सवाल का जवाब होगा दूसरा ऑप्शन, गणतंत्रीय या गणतांत्रिक व्यवस्था। यह व्यवस्था भारत के संविधान की विशेषता का सबसे सटीक वर्णन करती है। आप देखते हो कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी इस शब्दावली का उल्लेख देखने को मिलता है। गणतांत्रिक व्यवस्था का मतलब क्या होता है, एक बार वापस सुने कि एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर भारत का या देश का सर्वोच्च पदाधिकारी, जैसे भारत में राष्ट्रपति चुनाव द्वारा चुना जाता है, राजवंश या फिर आप कहोगे पैतृक वंशानुगत रूप से वह चुना नहीं जाता। तीसरा आता है, तीसरा ऑप्शन में हम चर्चा करते हैं कि मंत्रियों का विधिक उत्तरदायित्व। हमारे देश में मंत्रियों का विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है, बल्कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है। प्रत्येक मंत्री को अपना अपना मंत्रालय सौंपा जाता है और वह व्यक्ति, यानी आपको इसमें विधिक शब्द हमारे संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला हमारा ऑप्शन आएगा कि प्रधानमंत्री केवल निचले सदन का सदस्य होना चाहिए। अब देखिए, केवल आ गया इसमें, ये केवल आंसर में गलत कर रहा है। इस प्रश्न में केवल नहीं हो सकता। भारत में कहा गया है
कि जो व्यक्ति लोकसभा में, देखो लोकसभा भारत का निचला सदन है, ठीक है, यहाँ निचला सदन कौन सा है, इस निचले सदन की हम बात करें तो ये निचला सदन होता है आपके लोकसभा। कौन सी सभा, लोकसभा, ठीक है, ये तो हमारा हो गया निचला सदन। अब इसमें ऑप्शन में क्या है कि प्रधानमंत्री केवल लोकसभा का ही सदस्य होना चाहिए, जी नहीं। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको लोकसभा में क्या चाहिए होता है, केवल बहुमत। अगर आपका लोकसभा में बहुमत है तो आप राज्यसभा से है तो भी आप क्या बन सकते हो, भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हो। ऐसे भारत के प्रधानमंत्री देखें तो आप देखेंगे जब इंदिरा गांधी पहली बार भारत की प्रधानमंत्री बनती है तब वे राज्यसभा की सदस्य होती है। और उसके बाद भी भारत में एच.डी. देवगौड़ा है, वे भी राज्यसभा से थे। हाल ही में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह, वो भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री थे, यानी राज्यसभा से चुने हुए थे और वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर उन्होंने कार्य किया। इस प्रकार से हमने पहले प्रश्न में देखा कि सटीक वर्णन कौन सा है, तो भारत में गणतांत्रिक व्यवस्था पाई जाती है, यह भारतीय संविधान की सटीक विशेषता का वर्णन करती है। अगला सवाल आता है नंबर 2। दूसरा सवाल आपके आता है कि संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति होता है, भारत में कैसी व्यवस्था पाई जाती है, ये विशेषता है भारत की संसदीय शासन व्यवस्था। और इसमें राष्ट्रपति की भूमिका के बारे में, संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है, तो आप बता सकते हैं कि राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है। तो जिस भी देश में संसदीय व्यवस्था होती है उस देश में क्या होता है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है, सरकार का नाम मात्र का प्रमुख होता है। अगर राष्ट्रपति शासन होता तो शासन का सर्वे सर्वा राष्ट्रपति ही होता, लेकिन भारत के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है और भारत में संसदीय शासन व्यवस्था पाए जाने के कारण हमारे इसका ऑप्शन 1 सही होगा कि राष्ट्रपति क्या होता है, नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है। वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कहां पाया जाता है, जिस देश में कैसा होता है, जिस देश में राष्ट्रपति शासन हो, ठीक है, ठीक है। अब भारत में राष्ट्र का नेतृत्वकर्ता कौन होता है, भारत में राष्ट्र का नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के द्वारा ही संपूर्ण राष्ट्र का नेतृत्व किया जाता है। प्रधानमंत्री अपने देश के प्रति जवाबदेह होता है। और संविधान का संरक्षक, भारत में संविधान का संरक्षक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या कोई मंत्री नहीं होता है, बल्कि भारत में संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया है, न्यायालय। अगर भारत के संविधान के किसी भी प्रावधान या भारत के संविधान के किसी भी मद का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी जांच करता है और दोषी व्यक्ति को दंडित करता है। तो इस प्रकार से भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में भारत के राष्ट्रपति की भूमिका कैसी है, वह देश में नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है। अगला सवाल हम देखेंगे भाई, तीसरे सवाल में क्या पूछा है, तो तीसरा सवाल आप ध्यान से देखिए। तीसरा सवाल है कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। अब असत्य कथन, पहला कथन हम चर्चा करते हैं, यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित है। संविधान के बारे में हमें असत्य कथन, आपको सबसे पहले प्रश्न पढ़े तो आप उसमें ध्यान से देखना है कि पूछ क्या रहा है, सत्य कथन पूछा जा रहा है या फिर असत्य कथन। तो यहाँ पर इस प्रश्न में आप देखोगे कि कौन सा पूछा जा रहा है, तो आपके असत्य कथन। तो पहला सवाल कि भाई भारत के संविधान का निर्माण जनता द्वारा किया गया। हम देखेंगे कि भारत के संविधान सभा में जितने भी मेंबर थे वे सारे के सारे भारतीय थे, एक भी व्यक्ति विदेश का नहीं था। तो पहला आपके ऑप्शन सही है, असत्य नहीं है। दूसरा आता है, यह लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का मतलब होता है कि देश में शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में होती है। और भारत में आप देखते हो
कि जनता का ही अंतिम रूप से शासन स्वीकार किया जाता है। कैसे? आप देखोगे चुनावों के माध्यम से सरकार का चयन करना और सरकार को बहिष्कृत करना जनता के हाथ में होती है, और ऐसी संप्रभुता को लोकप्रिय संप्रभुता कहा जाता है, और भारत में लोकप्रिय संप्रभुता पाई जाती है। तो ये भी विशेषता सही है। अगली बात आती है, यह अपना प्राधिकार राष्ट्रपति से प्राप्त करता है। प्राधिकार का मतलब होता है कि भारत का संविधान जो शक्ति प्राप्त करता है उसका स्रोत राष्ट्रपति है। आप ध्यान दें, राष्ट्रपति भारत में कभी भी संविधान की शक्ति का स्रोत प्राधिकार नहीं होता। तो कौन होता है? तो प्राधिकार होता है जनता। ठीक, तो इस प्रकार से आपके असत्य कथन कौन सा हो गया कि भाई भारत के संविधान का प्राधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं होता, प्रधानमंत्री के पास नहीं होता, बल्कि भारत की जनता के अंदर क्या होता है? संविधान का प्राधिकार। प्राधिकार का मतलब होता है जो संविधान अपने अस्तित्व में आता है, जो संविधान अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, वह किसके माध्यम से या किससे वो शक्ति ग्रहण करता है? तो वह भारत की जनता से अपनी शक्ति को ग्रहण करता है। चौथा ऑप्शन है, इसके द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को प्रदान की जाती है। ये भी आपके द्वारा ऑप्शन सही है। इस प्रकार से आपके 3 ऑप्शन सत्य है और एक सी ऑप्शन जो आपके राष्ट्रपति द्वारा संविधान शक्ति प्राधिकार प्राप्त करता है, ये ऑप्शन आपके इसमें गलत रहेगा। अब देखिए ये सवाल का सत्य और असत्य वाला आ गया। अगला किस प्रकार का सवाल आएगा? अब आपके सामने कथन और कारण का सवाल देखने को मिलेगा कि आपके सामने एक कथन होगा और उसके साथ नीचे कारण दिया होगा। अब आपको दोनों कारण और कथन एवं कारण को पढ़ना है। कथन सही है, कारण सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। कथन गलत है, कारण सही है, कथन सही है, कारण भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। इस प्रकार से आपके सामने कंफ्यूजन भरे सवाल आ सकते हैं। सवाल पढ़िए। चौथा सवाल है, नीचे दिए गए 2 वक्तव्यों को अभिकथन ए और तर्क आर के रूप में चिन्हित किया गया है। 2 वक्तव्यों के संदर्भ में आपको सत्य बताना है। पहला, अब देखिए आपके क्या है कि भारतीय नागरिक पहले भारतीय है, उसके बाद वह किसी राज्य का निवासी है। ठीक है, भारत में जो भी व्यक्ति रहता है, जो नागरिक रहता है, वह सबसे पहले क्या होता है? वह भारत का नागरिक होता है, वह एक भारतीय होता है, और उसके बाद आप किसी भी राज्य के निवासी हो सकते हो। तो आपके ये कथन सही है। ठीक, दूसरा, भारत में ब्रिटेन की भांति एकल नागरिकता को अपनाया गया है। ठीक है, भारत में हमें पता है ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, हमारे देश भारत में भी एकल नागरिकता पाई जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट तो एकदम सही है। अब हमें इनमें ये देखना है कि दोनों जो दूसरा जो तर्क है ना, क्या ये तर्क पहले वाले की व्याख्या कर रहा है क्या? हमें यहाँ पर ये देखना है। अब क्योंकि आपके सामने ये आ गया, ये ए सही आर दोनों सत्य है, यहाँ पर भी ए सही दोनों सत्य। अब हमें देखना है व्याख्या कर रहा है कि व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जब एकल नागरिकता होती है ना, तो वहां पर हम सबसे पहले उस देश के नागरिक होते हैं और उसके बाद हम किसी भी क्षेत्र विशेष के निवासी होते हैं। तो कथन आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो आपके इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपने देखा यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का मतलब होता है कि सबसे पहले हम किसी क्षेत्र विशेष के नागरिक होंगे, देश के नागरिक होंगे, और उसके बाद हम क्षेत्र विशेष के निवासी होंगे। लेकिन ऐसा अमेरिका में नहीं चलता, वो बात अलग है। हमें यहाँ पर ये देखना है कि एकल नागरिकता का प्रावधान भारत ने कहां से लिया? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता का मीन्स होता है कि हम सबसे पहले भारतीय है और उसके बाद हम राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र वहां के निवासी होंगे। इस प्रकार से कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या कर रहा है। अगला सवाल आता है, सवाल नंबर 6। नीचे दिए गए 2 वक्तव्यों अभिकथन ए और आर के रूप में चिन्हित किया गया है। दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य? कथन और कारण का एक सवाल और, क्योंकि ऐसे सवाल आपके लिए ऐसे डाले हैं मैंने, क्योंकि इस ऐसे सवालों को आप देखोगे तो आपके दिमाग के अंदर एक प्रश्नों का ढांचा तैयार हो जाएगा कि वास्तव में अधीनस्थ बोर्ड कैसे प्रश्न पूछ रही है, ताकि आपको एग्जाम्स के समय ऐसे प्रश्न देखकर आप अस्मित में न रहे। ठीक है, अब आपके सामने कथन, भारतीय संविधान ने वयस्क नागरिकों को मत का अधिकार प्रदान किया है। तो पहला कथन पढ़िए कि वयस्क नागरिक को हमारे भारत में 18 वर्ष
या उससे अधिक प्रति एक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार है। ये आपके स्टेटमेंट सही है। ठीक, दूसरा है भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा देश जिसमें शासन के प्रमुख का चयन लोकतांत्रिक तरीके से जनता के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि जो आपके ऑप्शन ए है ना, इसमें सही होगा। कैसे होगा? तो जिस देश में लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था अपनाई जाती है वहां के प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार प्रदान किया जाता है, और हमारे भारत में भी यही व्यवस्था अपनाई गई है। तो आपके स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रही है। ठीक है, अगला सवाल आता है, भारत के संविधान की कौन सी विशेषता सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्श को सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देने के लिए निर्मित की गई है, जिसके कारण भारत में कल्याणकारी राज्य की ओर प्रेरित करती है। अब हमारे संविधान के अंदर ऐसा कौन सा भाग है जो हमारे देश को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा भी देती है, और साथ में साथ भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने का भी प्रयास करती है, उसको प्रेरित करती है। प्रस्तावना के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। प्रस्तावना तो संविधान के उद्देश्य, संविधान के उद्देश्य किसी भी जो उद्देश्य होते हैं वो उद्देश्य हमें कल्याणकारी के रूप में नहीं कर सकते। दूसरा आता है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्यों का संबंध हमारे द्वारा हमें कुछ दायित्व दिए जाते हैं नागरिकों को, तो नागरिक देश को कल्याणकारी नहीं बना, नागरिक केवल अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं। मौलिक अधिकार हमारे भी मूल अधिकार होते हैं जो हमें कुछ शक्ति प्रदान करते हैं ताकि हम हमारा जीवन आसानी से यापित कर सकें। लेकिन चौथा ऑप्शन है आपके जो सही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये एक ऐसा भाग है जिसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करी गई है जो वर्तमान में लागू नहीं है, लेकिन इन प्रावधानों को सरकार के पास जब फंडिंग होती है, जब सरकार के पास संसाधन होते हैं, तो इनको लागू करके सरकार विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं लागू कर सकती है। तो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देती है और भारत में कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है। ये आपके सवाल मोस्टली इंपॉर्टेंट बनता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा संविधान का प्रावधान है जो देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करती है और सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देती है। तो वो आपके हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट सवाल आपके आता है सवाल नंबर 7, निम्नलिखित में से भारत के संविधान की कौन सी विशेषता से यह स्पष्ट होता है कि प्रजातंत्रात्मक सरकार जनता की सरकार है। ठीक, अब आपके सामने 3 ऑप्शन है। ठीक है, 3 ऑप्शन में सवाल नंबर 7 में 4 ऑप्शन है। इसमें हमें देखना है कि ऐसी कौन सी विशेषता है जो हमें यह बताती है कि प्रजातंत्रात्मक सरकार जनता की सरकार है। तो ऑप्शन 1 है गणराज्य, ऑप्शन बी है वयस्क मताधिकार, तीसरा है एकल नागरिकता, और डी है आपके स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए इसमें ऐसी कौन सी चीज बता रही है जो हमें प्रजातंत्रात्मक सरकार की में जनता की सरकार बताती है। तो आप देखिए ऑप्शन ए गणराज्य, भारत एक गणराज्य है, शासन कौन करेगा? जनता द्वारा चुना गया शासक। ऑप्शन बी वयस्क मताधिकार, प्रत्येक वो व्यक्ति जो 18 वर्ष प्राप्त है उसे वोट देने का अधिकार है। ऑप्शन बी में ऑप्शन चेंज हो गई, ये ऑप्शन आपके बी है। ठीक है ना, ये ऑप्शन बी और ये ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, अब अगला आता है आपके एकल नागरिकता। इसका तो कोई आपकी रोल है नहीं प्रजातांत्रिक सरकार में, और स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी आपके नहीं है। अब देखिए प्रजातंत्रात्मक सरकार जनता की सरकार है, इसका मीन्स होता है वयस्क मताधिकार। देखिए वयस्क मताधिकार एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नागरिक अपना मत देकर अपनी सरकार चुनते हैं। तो जहां पर हम स्वयं मत देकर हमारी सरकार चुनते हैं तो वो सरकार हमारी ही होती है। तो इसमें आपके वयस्क मताधिकार इस विशेषता को सही इंगित करता है। गणराज्य का मतलब होता है देश का शासनाध्यक्ष जो अनुवंशिक न होकर जनता द्वारा चुना जाएगा। लेकिन वयस्क मताधिकार में केवल शासनाध्यक्ष नहीं, हम प्रधानमंत्री का चयन कर सकते हैं,
मंत्रियों का, विधायक, सांसद, इन सभी का चयन करते हैं। सवाल नंबर 2 है, सरकार की संसदीय प्रणाली के संदर्भ में, किसके संदर्भ में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह एक स्थिर सरकार प्रदान करती है। संसदीय सरकार एक स्थिर सरकार प्रदान करती है। ऑप्शन 1, मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। ऑप्शन डी, इसमें सरकार की नीतियों की निरंतरता को बनाए रखा जा सकता है। अब देखिए आपके सामने 8वां सवाल है। 8वें सवाल में क्या कहा गया है कि आपके सामने कुछ विशेषताएं दी गई है संसदीय प्रणाली की। इनमें से कौन सी विशेषता है जो क्या करती है, इनमें से कौन सी विशेषता है जो आपके लागू होती है संसदीय व्यवस्था पर? यह एक स्थिर सरकार प्रदान करती है। देखिए संसदीय प्रणाली में क्या स्थिर सरकार होती है क्या? तो संसदीय प्रणाली में स्थिर सरकार होती है। आप देखेंगे कि जब संसदीय सरकार होती है तब उसमें जब तक सरकार के पास बहुमत होता है तब तक उसकी सरकार बनी रहती है। तो ऑप्शन 1 सही है। दूसरा आता है कि मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। तो मंत्री जो होते हैं ना, वो विधायिका के भी सदस्य होते हैं, क्योंकि जो मंत्री बनते हैं वो संसद से ही बनते हैं और कार्यपालिका के भी पार्ट होते हैं। तो ऑप्शन ये भी सही है आपके। अगला आता है, संसदीय प्रणाली सरकार की नीतियों की निरंतरता को बनाए रखा जा सकता है। अब देखिए ये आपके ऑप्शन गलत हो रहे हैं, क्योंकि जहां पर संसदीय व्यवस्था पाई जाती है वहां पर सरकार की नीतियों की निरंतरता को बनाए रखा जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर चुनाव के बाद नई सरकार आ जाती है और सेम आए तो ठीक, अगर सरकार बदल गई तो नीतियां भी बदल जाती है। तो आप नीतियों की निरंतरता को नहीं बना के रख सकते। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। 1 और 2, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन तीसरा ऑप्शन आपके सही नहीं है, क्योंकि संसदीय सरकार में कभी भी नीतियों की निरंतरता को बनाए रखा नहीं जा सकता। सरकारें चेंज हुई, नीतियों के नाम चेंज, उनकी व्यवस्थाएं चेंज, नीतियां कभी बंद भी कर देती है। तो इस प्रकार से आपके ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 ये आपके सही है। फिर आगे आपके 9वां सवाल, सवाल नंबर 9 कहता है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं? अब संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब असत्य कथन। 3 ऑप्शन आपके सही रहेंगे और चौथा एक ऑप्शन जो आपके गलत रहेगा। सवाल 1, भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। जीवंत दस्तावेज का मतलब क्या होता है? जैसे एक प्राणी होता है, उसके जीवन में जिस प्रकार से परिवर्तन होते हैं उसमें वृद्धि होती है, ठीक वैसे ही संविधान के अंदर भी वृद्धि होती है। कैसे होती है? आप देखेंगे कि हमारे संविधान के अंदर अब तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। संविधान संशोधन का मतलब होता है संविधान में परिवर्तन, और परिवर्तन जिस चीज में होता है वह इसमें जीवन माना जाता है। तो इस प्रकार से हम संविधान को जीवंत दस्तावेज कह सकते हैं। ये ऑप्शन आपके सही है, ये असत्य नहीं है। दूसरी बात है, संवैधानिक बात की एक से अधिक व्याख्या नहीं हो सकती। संवैधानिक बात की एक से अधिक व्याख्या नहीं हो सकती, ये ऑप्शन व्याख्याएं की जा सकती है। अगर कोई भी संवैधानिक प्रावधान है तो न्यायालय के द्वारा उसकी एक से अधिक व्याख्याएं समय समय पर की जा सकती है। परिस्थिति के अनुसार संविधान के प्रावधानों की व्याख्या भी बदलती रहती है, तो एक से अधिक व्याख्याएं की जा सकती है। तो ये आपके इसका उत्तर सही है, यानी ये असत्य कथन है। ऑप्शन सी में क्या है? समय की आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया अब तक भारत के संविधान में 106 संविधान संशोधन, अब तक कितने हो गए? 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये ऑप्शन भी आपके राइट है। लास्ट क्या है कि भारत के संविधान में कठोरता और लचीलेपन दोनों का समन्वय है। भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको आसानी से बदला जा सकता है और कुछ प्रावधान ऐसे भी है जिनको बदलने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि आधे से अधिक राज्यों का समर्थन लेना होता है और वो बहुत थोड़ा स्ट्रगल वाला काम हो जाता है। अगला सवाल आता है आपके, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता भारत के संविधान की है? अब विशेषता है, हमारे सामने 4 विशेषताएं दी गई है, उनमें से हमें बताना है कि भारत में कौन सी विशेषता पाई जाती है। पहली है अध्यक्षात्मक सरकार। अध्यक्षात्मक सरकार का मतलब होता है कि एक ऐसी सरकार जहां पर राष्ट्रपति का शासन होता है। राष्ट्रपति सरकार और शासन दोनों का मुखिया होता है।
हमारे भारत में संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है, तो आपके पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, जातीय मताधिकार। दूसरा ऑप्शन कहता है जातीय मताधिकार का मतलब क्या होता है कि भारत में प्रत्येक जाति अपनी अपनी जाति को मत देती है। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं, क्योंकि हम एक जाति का व्यक्ति किसी भी दूसरी जाति को मत दे सकता है, ये भी विशेषता लागू नहीं होती। फिर आता है राजतंत्रात्मक शासन। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था, तो भारत को एक गणतंत्रात्मक देश घोषित किया कर दिया गया था। गणतंत्रात्मक देश एक ऐसा देश जहां पर शासन का मुखिया वंशानुगत या राजतंत्र के आधार पर न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। तो राजतंत्रात्मक में तो वंशानुगत व्यवस्था होती है, और भारत में ऐसी व्यवस्था वर्तमान में 26 जनवरी 1950 के बाद से विद्यमान नहीं है। ये भी विशेषता गलत है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है, हमने विशेषताओं के अंदर पढ़ा था, तो ये आपके ऑप्शन सही है। न्यायपालिका संसद द्वारा बने गए कानून की जांच कर सकती है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर 5 प्रकार की रीति जारी करती है, और देश में न्याय प्रदान करने का काम हमारे भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका करती है। अगला सवाल आता है सवाल नंबर 12। भारत में धर्म, नस्ल, भाषा, खान पान एवं वेशभूषा के आधार पर अनेक प्रकार की विविधता होते हुए भी सभी वयस्कों को एक समान मत देने का अधिकार है, यह दर्शाता है। अब देखिए, भारत में अनेकों धर्म पाए जाते हैं, विभिन्न नस्ल के लोग पाए जाते हैं, भाषा अलग अलग, क्षेत्र बदलते ही भाषा बदल जाती है। राजस्थान में मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, और आप देखोगे ब्रज भाषा, आप जाओ कर्नाटक कन्नड़ भाषा, असमी भाषा, अवधी भाषा। तो भारत में भाषाएं अलग, खान पान चेंज, वेशभूषा बदल जाती है, लेकिन भारत के सभी वयस्कों को एक समान वोट देने, आपकी चाहे भाषा कोई सी भी हो, आपका धर्म कोई सा भी हो, आपकी जाति कोई सी भी हो, आप कैसा भी पहनावा करो, आप कैसे भी आभूषण पहनो, लेकिन आप सभी लोगों को वयस्क मताधिकार यानी वयस्कता के आधार पर मत देने का अधिकार आपके समान रहता है। मताधिकार में आपके किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है। तो ये कौन सी विशेषता को दर्शाता है? तो इसमें आप देखोगे कि आपकी विशेषता कौन सी आती है, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, ये विशेषता लागू नहीं। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत की सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होता, तो यहाँ पर धर्म का कोई रोल है नहीं। भारत एक समाजवादी देश है, ये भी विशेषता लागू नहीं होती। समाजवादी देश एक ऐसा देश होता है जहां पर सरकार समाज कल्याण के काम करता है, ठीक है। तो लेकिन ये जो विशेषता है ना, ये आपके इस पे लागू नहीं होती। अगला आता है भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक की बात आ गई। लोकतांत्रिक देश का मतलब होता है जहां पर सभी वयस्कों को एक समान मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। तो ये आपकी आंसर सही रहेगा। भारत एक संप्रभु देश है। अब ये भी विशेषता यहाँ पर लागू। संप्रभुता का मतलब होता है भारत अब किसी विदेशी ताकत के अधीन न होकर अपने प्रत्येक कार्य स्वतंत्र रूप से निष्पादित करता है। सवाल नंबर 13 आता है, लोगों को अपने से जुड़े हुए हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। लोगों को अपने से जुड़े हुए हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार का आदेश नहीं दे सकती। उपरोक्त कथन भारत के संविधान की कौन सी विशेषता को प्रकट करती है? अब देखिए, भारत में लोगों को अपने से जुड़े प्रत्येक फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार। आपका कोई भी मामला है, आप स्वयं उस मामले की पैरवी कर सकते हो। कोई भी बाहरी व्यक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। अब ये विशेषता कौन सी बात को इंगित करती है? यानी हम हमारा निर्णय स्वयं लेंगे, कोई दूसरी बाहरी ताकत, कोई विदेशी ताकत हम पर दबाव नहीं डाल सकती कि हम हमारे निर्णय को बदल दे। तो इसमें कौन सी विशेषता आती है? जब एक व्यक्ति अपनी इच्छा से प्रत्येक कार्य करता है, कोई बाहरी ताकत उस पर दबाव नहीं डालती, तो ऐसी विशेषता को कहा जाता है संप्रभुता। हम क्या होते हैं? अपना निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से संप्रभु होते हैं। तो इसमें आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हम क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति होते हैं, इसलिए हम हमारा प्रत्येक निर्णय स्वयं से लेते हैं, कोई बाहरी ताकत हम पर दबाव नहीं डालती। अगला सवाल आता है, निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है और आपको भारतीय संविधान के संदर्भ में असत्य कथन का चयन, जो सत्य नहीं, असत्य कथन का चयन करना है। पहला है,
भारतीय संविधान ने अपने सिद्धांत राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किए हैं। तो हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के काफी ऐसे प्रावधान हैं जो राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित हैं। तो ये बात तो सही है, तो इस ऑप्शन को हम गलत नहीं कर सकते, ये सत्य बात है। भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान कनाडा के संविधान से प्रेरित है। तो हम देखते हैं कि भारत के अंदर सशक्त केंद्र है और उसके साथ संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है और भारत ने संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान कनाडा देश से ग्रहण किया है। तो ये बात भी एकदम सही है। तीसरा सवाल ऑप्शन आता है इसमें, भारतीय संविधान में न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका के ऊपर वरीयता दी गई है। तो भारत में हॉरिजॉन्टल नहीं है, हॉरिजॉन्टल बंटवारा है शक्ति का, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर बंटवारा नहीं है। तो आपके ये ऑप्शन सेट नहीं बैठ रहा है, ना तो न्यायपालिका कार्यपालिका के ऊपर है और ना ही कार्यपालिका, तीनों ही अंग स्वतंत्र है और इनकी शक्तियां बराबर होती है। तो वरीयता किसी भी सरकार के अंग को किसी के ऊपर वरीयता नहीं दी गई है। तो आपके भारत के अंदर सरकार का प्रारूप कैसे है, तीनों सरकार के अंग बराबर है। जैसे आप आओगे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और अगला आता है आपके न्यायपालिका। ये तीनों ही अंग क्या है, आपस में स्वतंत्र होते हैं और कोई किसी के ऊपर वरीयता लेकर नहीं होता है। सभी का काम बराबर होता है, अपना अपना अलग अलग काम होता है, अपने अपने अलग काम करते हैं, कोई किसी पर दबाव नहीं डालता। तो ये ऑप्शन असत्य है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निर्माण विश्वसनीय नेताओं के द्वारा किया गया है जिसके लिए जनता के मन में आदर है। हमने देखा है कि हमारे संविधान का निर्माण भारतीय महान प्रबुद्ध नेताओं के द्वारा, जैसे भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे प्रमुख महान विभूतियों के द्वारा संविधान का निर्माण किया है और इनके प्रति हमारे मन में आज भी सम्मान और आदर रहता है। तो ये भी ऑप्शन आपके ऑप्शन सही है, ये आपके उत्तर में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन कौन सा सही है, असत्य कथन, आपके नंबर सी इसमें असत्य कथन है। अगला आता है आपके नंबर 14 सवाल, भारतीय संविधान के आधारभूत संरचना बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत के बारे में सही कथन बताना है। अब आधारभूत संरचना क्या होती है, आधारभूत संरचना का मतलब होता है संविधान की नींव। हम संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते, ये एक वाद हुआ था, केशवानंद भारतीवाद 1973। इसमें कहा गया था कि संविधान के मूल ढांचे में संसद परिवर्तन नहीं कर सकती। तो हमें यहाँ पर बताना है कि भारत के संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक है, संविधान में आधारभूत मान्यताओं का उल्लेख किया गया। भाई संविधान में आधारभूत मान्यता का उल्लेख किया गया, ये ढांचे का कोई सेंस है नहीं। दूसरा है, यह सिद्धांत सबसे पहले मेनका गांधी मामले में प्रतिपादित हुआ, मैंने अभी बताया केशवानंद भारतीवाद में हुआ है। तीसरा है, विधायिका संविधान के सभी हिस्सों में संशोधन कर सकती है, आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, ये कथन एकदम सही है। 1973 के अंदर केशवानंद बनाम केरल राज्य वाद हुआ था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संसद के द्वारा संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जो संविधान का मूल स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें संसद संविधान संशोधन या परिवर्तन नहीं कर सकती। तो ये आपका सही है। चौथा ऑप्शन आता है, न्यायपालिका ने संविधान के उन सभी पहलुओं को स्पष्ट कर दिया है जिन्हें आधारभूत संरचना के अंतर्गत या उसके बाहर रखा गया है। अभी तक न्यायपालिका ने किसी भी आधारभूत संरचना का स्ट्रक्चर पहले से तय नहीं किया है। जैसे जैसे वाद होते हैं उसमें तय होता है कि कौन मूल संरचना के अंदर आता है और कौन मूल संरचना के बाहर जाता है, ठीक। तो ये भी ऑप्शन आपके गलत है, पहले से तय नहीं है, पहले से कोई स्पष्ट पहलू तय नहीं है, ठीक है ना। जैसे जैसे वाद होते हैं हर वाद में नए नए पहलू आधारभूत संरचना में शामिल किया जाता है। सवाल नंबर 16, भारत की न्यायपालिका है, सीधे सवाल है, कभी ऐसे इजी सवाल भी आ जाते हैं लेकिन ऐसे सवाल खोटे हो जाते हैं, क्यों होते हैं। ऑप्शन ए, पक्षपातपूर्ण, भारत में न्यायपालिका कभी भी पक्षपात नहीं करती, गलत। दूसरा, स्वतंत्र है निष्पक्ष, हमने विशेषताओं में पढ़ा है कि भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है निष्पक्ष है, इसमें दूसरा ऑप्शन आपके सही रहेगा। संघीय एवं कठोर है, संघीय नहीं है बल्कि भारत में न्यायपालिका 3 स्तरों में, केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय
और स्थानीय स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय, तो संघीय नहीं है। कठोर, भारतीय न्यायपालिका कठोर नहीं है, भारतीय न्यायपालिका सबको समान न्याय प्रदान करती है। आधिकारिक और पराधीन, आधिकारिक नहीं है, पराधीन भी नहीं है। पराधीन का मतलब दूसरे का दिन, भारतीय न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो इजी सवाल है, लेकिन कभी कभी पराधीन और ऐसे ऑप्शन देखने को मिलती है तो खोटा हो जाता है सवाल। आपको ध्यान रखना है कि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है और निष्पक्ष है। सवाल नंबर 17, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला कथन है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि उसका एक लिखित संविधान है। दूसरा ऑप्शन, जिन देशों का लिखित संविधान होता है वे सभी देश लोकतांत्रिक होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि उसका लिखित संविधान है। अब देखिए संविधान का लिखित होना और अलिखित होना किसी भी देश को लोकतांत्रिक नहीं बनाते, क्योंकि लोकतांत्रिक देश का मतलब ये होता है कि एक ऐसा देश जहां पर जनता का शासन है। अब यहाँ बात लिखित संविधान, ऐसे काफी देश है विश्व में जहां पर संविधान लिखित नहीं है लेकिन वहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पाई जाती है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश इसलिए क्योंकि भारत का सर्वोच्च शासन अधिकारी राष्ट्रपति चुनाव के द्वारा चुना जाता है, ना कि लिखित संविधान के कारण। पहला ऑप्शन गलत, ये उत्तर सही नहीं है। जिन देशों का लिखित संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक होते हैं, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। मैंने बताया कि लोकतांत्रिक होने के लिए देश को संविधान का लिखित होना आवश्यक नहीं है। अलिखित संविधान या संविधान नहीं भी है तो भी वह देश लोकतांत्रिक हो सकता है। तो दोनों ही ऑप्शन क्या है आपके, ना तो एक सही है ना ही दो सही। ऐसे भी सवाल आते हैं, कभी कभी क्या होता है सारे ऑप्शन गलत होते हैं, वहां पर हमारे तर्क, हमारे बोध शक्ति का ध्यान लगाया जाता है कि इनको कितना आता है, इन्होंने पढ़ा तो है, लेकिन अब ये एग्जाम हॉल में किस प्रकार से प्रश्न को डील करते हैं। तो आपको ऐसे सवालों में घूमना नहीं, ये सवाल आपके मार्क्स, अब देखो सीधा ही आपको उत्तर दिया जा रहा है तो आपको इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सवाल नंबर 18, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। अब भारत के संविधान के संदर्भ में कथनों के बारे में देखना है कितने कथन सही है। ये भी सवाल, ये ट्रेंड है वर्तमान में जो अधीनस्थ बोर्ड का ट्रेंड है ना, अब आपके सामने आ रहा है। सत्य असत्य तो आ ही रहे, अब एक सही है, दो सही है, तीन सही है, एक भी नहीं सही है, वो आता है। पहला है, भारत का संविधान जनता के द्वारा निर्मित है, सही बात है, एकदम सही। इसे संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया, ये भी सही है। और तीसरा ऑप्शन है, यह एक लिखित कानूनी दस्तावेज है। तो आप देखोगे भारत का संविधान के सभा, भारतीय जो संविधान का निर्माण किया, जो संविधान सभा थी उस सभा में भारतीय थे, तो वो भारतीय जनता का नेतृत्व कर रहे थे, जो जनता द्वारा निर्मित हुआ। क्योंकि पूरी भारतीय जनता संविधान का निर्माण नहीं कर सकती थी तो जनता ने अपने प्रतिनिधि को भेज दिया, उन प्रतिनिधियों के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, तो संविधान सभा ने तैयार किया, ये भी ऑप्शन सही है। अगला आता है, भारत का संविधान अलिखित नहीं है बल्कि लिखित है, तो ये भी ऑप्शन सही। इस प्रकार से आपके ऑप्शन डी सही है, पहला सही, दूसरा से, तीन ही ऑप्शन इसमें आपके सही है। ये सवाल आपको ध्यान रखना, इस प्रकार से सवाल के पैटर्न बनते हैं। 19वां सवाल है, भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान है क्या है। ऑप्शन है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। दूसरा ऑप्शन है, विश्व का सबसे छोटा, नहीं, ये गलत हो गया। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। भारत का संविधान क्या है, विश्व का सबसे बड़ा भी है और लिखित भी है, और ये आपके अलिखित तो है ही नहीं। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। सवाल नंबर 20, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है। अब देखिए निर्वाचित राष्ट्रपति किस विशेषता को प्रकट करता है, तो आपके ऑप्शन नंबर बी है ना, गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है देश का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत। तो आपके गणतंत्र इसकी विशेषता को प्रकट करता है। बाकी तीन ऑप्शन, संप्रभु का मतलब होता है बाहरी ताकत का दबाव नहीं होना, सेकुलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, समाजवादी का मतलब होता है कल्याण करना, तो ये आपके इसमें लागू नहीं होते। सवाल नंबर 21, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस संप्रभुता पर आधारित है। तो भारत का जो संविधान है ना, वो किस संप्रभुता पर आधारित है। वैधानिक संप्रभुता बिल्कुल भी नहीं,
भारत में केवल कानून का ही राज नहीं चलता, सामाजिक संप्रभुता है ही नहीं, लोकप्रिय संप्रभुता। भारत का संविधान किस संप्रभुता पर आधारित है? लोकप्रिय संप्रभुता, क्योंकि भारत के संविधान के द्वारा जो अंतिम शक्ति दी गई है भारत की जनता को दी गई है। भारत की जनता के पास अंतिम शक्ति है, इसलिए भारत का संविधान किस पर आधारित है? लोकप्रिय संप्रभुता पर। ठीक, अगला आता है आपके सवाल नंबर 21। भारतीय संविधान के मुख्य लक्ष्य समस्त नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या करना है? भारतीय संविधान के मुख्य लक्ष्य क्या है? समस्त नागरिकों को क्या देना? पहला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमारे संविधान में सभी लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) क में दी गई है। ऑप्शन सही। अवसर की समानता आपको प्राप्त है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा आपको प्राप्त है। यानी भारत के संविधान में ये तीनों ही बातें हैं। अवसर और प्रतिष्ठा की बात आपको प्रस्तावना में मिल जाएगी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19(1) में मिल जाएगी। इस प्रकार से आपके ऑप्शन डी सही है। तीनों ही संविधान के द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं। सवाल नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? भारत के संविधान की विशेषता 3 विशेषताएं हैं और चौथी विशेषता इसमें नहीं है। पहला है पंथ निरपेक्षता। हमारे संविधान के द्वारा पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है। आप देखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्षता को संविधान की प्रस्तावना में जगह दी गई, ये विशेषता है। दूसरा है भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है, एकदम सही है। दोहरी नागरिकता, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, तो आपका ये उत्तर गलत हो गया, ये विशेषता नहीं है। भारत में कैसी है आपकी? भारत के अंदर एकल नागरिकता पाई जाती है। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा? अनुच्छेद 326 में, ये आपको मिल जाएगा प्रस्तावना में। और ये रहा आपके सामने लिखित संविधान। ये देखिए भारत का संविधान जो आपको लिखित संविधान, लिखित है हमारे पास बुक है, तो लिखित संविधान हमारे संविधान की विशेषता है। लेकिन दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है, हम भारत के नागरिक हैं और फिर उसके बाद हम किसी भी क्षेत्र के निवासी हो सकते हैं। अगला सवाल नंबर 23 है आपके सामने। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें यहाँ पर सत्य कथन के बारे में चर्चा करनी है। यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित है। भारत का संविधान जनता द्वारा ही निर्मित है, पहला कथन राइट है। दूसरा सवाल है, यह लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है। तो भारत का संविधान किस पर आधारित है? लोकप्रिय। यहाँ पर अंतिम शक्ति जनता के हाथ में। लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब क्या होता है? अंतिम शक्ति जनता के पास, ये होती है लोकप्रिय, और हमारे भारत में ऐसा ही है। तीसरा है, इसके द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को प्रदान की गई, यह भी ऑप्शन सही है। इस प्रकार से आपके प्रश्न संख्या 23 में तीनों ही आंसर सही रहेंगे। यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित है, भारत का संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। बार बार आ रहा सवाल, इसका मतलब इम्पोर्टेंट है। और अंतिम शक्ति संविधान की जनता के हाथ में है। ठीक, इस प्रकार से तीनों ही आपके उत्तर सही है। सवाल नंबर 24, संसदात्मक शासन व्यवस्था में। अब संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? पहला, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका का, अब देखिए पहला ऑप्शन समझते हैं, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका मतलब सरकार, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संसद को नियंत्रित करते हैं, ऐसा हमारे भारत में नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री और जो मंत्री होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा उन्हें किसी भी समय हटा सकती है। तो हम देखते हैं कि कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण नहीं होता। दूसरा है विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। विधायिका अर्थात भारत की संसद, जिसका निचला सदन लोकसभा, कार्यपालिका को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से किसी भी समय हटा सकता है। तो आप देखते हो कि भारत की जो विधायिक कार्यपालिका होती है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस कारण आप देखेंगे कि जो भारत की संसद है उसका नियंत्रण होता है सरकार पर। इसका मतलब क्या होता है? विधायिका का मतलब होता है भारतीय
संसद का सरकार पर नियंत्रण होना। और ये बात आपकी एकदम सही है, तो ये बात आपके लागू होती है ऑप्शन बी पर। ये आपके उत्तर इसका सही। न्यायपालिका कार्यपालिका को नियंत्रित नहीं करती और ना ही कार्यपालिका न्यायपालिका, तो ये ऑप्शन भी आपके खोटे हो जाएंगे। इस प्रकार से 25वां सवाल आपके सामने है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका मतलब क्या हुआ? धर्मनिरपेक्ष का मतलब, धर्मनिरपेक्ष एक ऐसा देश होता है जिसमें सरकार के द्वारा देश के अंदर विद्यमान सभी धर्मों को समान माना जाता है, सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है और किसी भी एक धर्म के लिए विशेष व्यवस्था नहीं की जाती। जैसे एक माता के लिए उसके बच्चे समान होते हैं, उसी प्रकार सरकार के लिए सभी धर्म, एक राज्य के लिए सभी धर्म समान होते हैं। सरकार का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होता। और राजकीय धर्म में ये विशेषता कहाँ दिख रही है आपको? तो पहला है, भारत में लोगों का कोई धर्म नहीं है। गलत। हमारे यहाँ पर अनेक धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध। भारत में सभी लोगों का एक ही धर्म है, हम केवल एक धर्म नहीं है बल्कि सबका अलग अलग धर्म है, ये ऑप्शन गलत। भारत में राज्य का धर्म पर नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं, कतई सरकार धर्म पर नियंत्रण नहीं रखती। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, सरकार का कोई भी राजकीय ना तो हिंदू धर्म है ना मुस्लिम। सरकार के लिए सारे धर्म एक समान है, किसी एक धर्म को राजकीय धर्म घोषित भारत में नहीं है। सवाल नंबर 26, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देता है, जिसका अर्थ है, अब देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ पूछा है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 300, ये आपके है अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार दिया गया। इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए है, भारत का कोई भी नागरिक अपने मत द्वारा अपनी सरकार चुन सकता है। भाई भारत का कोई भी नागरिक नहीं, यहाँ पर क्या है 18 वर्ष से ऊपर, जिसकी उम्र 18 वर्ष है, तो कोई भी नागरिक तो नहीं चुन सकता। दूसरी बात आ गई, उसके बाद है 18 वर्ष से अधिक आयु का भारतीय नागरिक अपने द्वारा अपनी सरकार चुन सकता है। यहाँ पर क्या बात आ रही है? 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी नागरिक, भारतीय नागरिक अपने मत द्वारा सरकार का चयन कर सकता है, एकदम सही आंसर है। दूसरा 21 वर्ष, 61वें संविधान संशोधन 1989 के बाद 21 वर्ष से घटाकर अब क्या कर दी है? 18 वर्ष कर दी है। ये ऑप्शन वर्तमान में लागू नहीं होता। और 18 वर्ष का शिक्षित भारतीय, शिक्षित नहीं, भारत में अगर आप अशिक्षित भी है और आपकी उम्र 18 साल है तो आप सरकार को मत देकर उसका चयन कर सकते हो, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी सही है कि भारत का प्रत्येक वह व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल हो गई है, 18 वर्ष प्राप्त वयस्क नागरिक अपने मत के द्वारा सरकार का चयन कर सकता है। सवाल नंबर 27 है आपके सामने, निम्न में से असत्य कथन। पहला है, भारतीय संविधान का प्रतीक घोड़ा है। भारतीय संविधान का प्रतीक घोड़ा नहीं है। गलत। क्यों नहीं? आप देखोगे हमारे संविधान के अंदर, ये आपके सामने पड़ा, ये इसके अंदर फोटो है संविधान के अंदर, ये इसका प्रतीक चिन्ह है। ये क्या है? ये है अशोक स्तंभ। तो हमारे संविधान का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो प्रतीक चिन्ह होगा आपके घोड़ा ना होकर अशोक स्तंभ है। और इसमें कौन से जानवर का फोटो है? तो आप देखोगे शेर है। कौन सा जानवर है? तो शेर। हमारे संविधान का प्रतीक कौन है? शेर होगा। ठीक। उसके बाद अगला है, 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू कर दी। ये असत्य कथन हो गया। अब सारे सत्य है तो देख लेते हैं। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, तब 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद उसी समय तत्काल प्रभाव में लागू कर दिए थे। कथन एकदम सही है। दूसरा, संविधान सभा में सबसे ज्यादा मेंबर संयुक्त प्रांत से आए थे। एकदम सही है। और एकमात्र मुस्लिम बेगम आजाद रसूल थी। ये भी एकमात्र सही है। प्रश्न संख्या 28, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान कठोर और लचीलेपन का समन्वय, यानी कुछ कठोर है और कुछ लचीला है। तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, ना कठोर ना लचीला ऐसा नहीं, कुछ कठोर है और कुछ लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः आपके लचीला है। सवाल नंबर 29, भारतीय संविधान, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, अब देखिए भारत की संसदीय प्रणाली
ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से किस प्रकार से भिन्न है, हमें उस विशेषता को बताना है। अब इसमें कौन सी विशेषता आ रही है, आप देखोगे द्विसदनीय विधायिका भारत में भी है और ब्रिटेन में भी है, तो ये आपके सही बात है, ये अलग नहीं, ये दोनों में कॉमन है। दूसरा है न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली। देखिए ब्रिटेन के अंदर अगर संसद कोई भी कानून बना देती है तो उसका कभी भी न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत में अमेरिका से ये विचार ग्रहण किया गया और भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है जब संसद किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण करती है उस कानून की जांच सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है, और भारत में ऐसा होता है। लेकिन ब्रिटेन के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर ब्रिटेन की संसद यह घोषित कर दे कि राजा मर गया तो फिर मर गया, वह राजा जीवित नहीं रहेगा, भले जीवित है घूम रहा है लेकिन वह जीवित की श्रेणी में नहीं आएगा, लेकिन अपने भारत में ऐसा नहीं है। दूसरा है सामूहिक उत्तरदायित्व, दोनों में पाया जाता है। वास्तविक और नाम मात्र कार्यपालिका ये भी दोनों देशों में पाई जाती है, लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन भारत में है लेकिन ब्रिटेन में नहीं है। प्रश्न संख्या 30 है आपके लिए, भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण है। भारत का संविधान इतना बड़ा क्यों है? कहते हैं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। ऐसा नहीं है, प्रशासकीय प्रावधान विस्तृत नहीं, लिमिटेड है, तो ये आंसर गलत। एक बड़े देश के शासन समझे, भारत का देश बड़ा, भारत से बड़ा रूस है, अमेरिका है, लेकिन उनका संविधान भारत से छोटा है, तो देश बड़ा होने से कोई संविधान बड़ा नहीं हो जाता। ऑस्ट्रेलिया बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में अनुच्छेद बहुत कम है, तो ये भी ऑप्शन गलत। यहाँ पर भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतीय संविधान में संघ व राज्य दोनों सरकारों के प्रावधान संविधान के अंदर वर्णित है। संघ सरकार भाग 5 और राज्य सरकार भाग 6, इतना बड़ा भाग है। आप देखोगे अनुच्छेद 52 से लगाकर कहाँ तक होती है आपकी संघ सरकार? अनुच्छेद 52 से लगाकर 151 तक तो आपको केंद्र सरकार मिल जाएगी, और उसके बाद आपके लगभग अनुच्छेद 153 से शायद शुरू होती है, वहां से लगाकर आपके अनुच्छेद 237 तक, अपने 37 है शायद 45 तक है, वहां तक आपको राज्य सरकार मिलती है। तो इतना बड़ा यानी लगभग 100 से ज्यादा अनुच्छेद तो दोनों सरकारों के बारे में, तो इसलिए भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि इसके अंदर संघ और राज्य सरकार दोनों के प्रावधान हैं। और चौथा ऑप्शन है इसमें अनेक संविधानों का अभाव, ये बात सेट नहीं बैठती। सवाल नंबर 31वां सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारत में संघात्मक सरकार है, एकदम सही है। भारत में संघीय व्यवस्था पाई जाती है। भारत में संसदीय सरकार है, संसद पाई जाती है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन भारत में राष्ट्रपति की सरकार नहीं होती, बल्कि भारत में किसकी सरकार है? भारत में शासन का मुखिया कौन? आपके प्रधानमंत्री महोदय भारत में शासन का मुखिया होता है। तो आपके भारत में राष्ट्रपति की सरकार नहीं पाई जाती। राष्ट्रपति क्या होता है? भारत में राष्ट्रपति में केवल क्या है? नाम मात्र का मुखिया। भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया होता है, उससे ज्यादा इसका काम कुछ नहीं होता है। उसके बाद 32वां सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? अब यहाँ पर आपको असंगत कथन के बारे में बताना है, यानी सही कितने हैं और गलत कितने, आपको उसको अलग करना है। पहला है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, एकदम सही कथन है। एकमात्र देश जिसका अलिखित संविधान ब्रिटेन के अलावा और भी खूब देश है जिसका अलिखित संविधान है, ये भी आपके कथन सही है। विश्व का एकमात्र देश जहां पर अभी भी अलिखित संविधान चलता है वो है ब्रिटेन, जो परंपराओं के आधार पर चलता है। तीसरा है विश्व का प्रथम लिखित संविधान जापान का, एकदम गलत, ये जापान का नहीं है बल्कि यूएसए। विश्व का पहला लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा बनाया गया था, तो ये आपके असंगत हो गया। आधुनिक संविधान निर्माण की शुरुआत अमेरिका से हुई थी, एकदम सही कथन। तो 3 कथन सही है, तीसरा कथन इसमें गलत है। सवाल नंबर 33, इसमें भी आपको असत्य कथन। इसके बाद एक सवाल और है, भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है, तो भारत में संविधान में प्रमुख किससे माना गया है? राष्ट्रपति को, कथन सही है। भारत सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री है, तो सरकार का प्रमुख कौन होता है? सरकार का प्रमुख होता है आपके
प्रधानमंत्री, एकदम सही है। भारत में विधि का प्रधान महाधिवक्ता, महाधिवक्ता राज्यों में होता है। केंद्र के अंदर महान्यायवादी कौन होता है आपके? विधि का प्रधान महान्यायवादी होता है, यानी सरकार का महान्यायवादी कह सकते हो आप, न्यायालय कह सकते हो, तो ये आपके कथन असत्य है। तो भारत में कानून का प्रधान न्यायालय को माना जाता है और सरकार का बोलो तो आप न्यायवादी, तो महाधिवक्ता केंद्र के अंदर नहीं होता। और उसके बाद है भारत का प्रशासनिक प्रधान कैबिनेट सचिव कहलाता है, ये भी कथन आपके सही। कैबिनेट सचिव होता है वह प्रशासन का मुखिया होता है, केंद्र में भी होता है और राज्य के अंदर भी होता है। अगला सवाल आता है आपके सवाल नंबर 34। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में जो संघीय व्यवस्थापिका है उसको संसद के नाम से जाना जाता है, और जो राज्य में होता है वह होते हैं विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल के दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, और केंद्र के अंदर व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। ठीक, अगला सवाल है निम्नलिखित में से सत्य कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत की राजकीय भाषा हिंदी है, तो पहला आपके ऑप्शन कौन सा है? भारत की राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी। क्या भारत की राजकीय भाषा है हिंदी? भारत की राजकीय भाषा हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी है, तो केवल हिंदी नहीं है। हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया, एकदम सही है, ये कथन 2 सही हो गया। भारत में प्रतिवर्ष 14 नवंबर को, भारत में प्रतिवर्ष 14 नवंबर को, तो 14 नवंबर नहीं है बल्कि 14 सितंबर, केवल आपके 2 ऑप्शन सही है। ये आपके सही है, राजकीय भाषा नहीं बल्कि ये क्या है? राजभाषा है। ठीक है, और 14 नवंबर को नहीं बल्कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद लास्ट सवाल है आपके लिए, सुमेलित करना है। सुमेलित वाले भी सवाल आते हैं, तो हमें इसमें सुमेलित करना है कि कौन सी विशेषता किसके साथ सुमेलित है। पहला है जर्मनी, तो जर्मनी से भारतीय संविधान में कौन से प्रावधान लिए? तो जर्मनी के संविधान से हमने आपातकालीन प्रावधान ग्रहण किए, राज्यपाल की नियुक्ति के प्रावधान हमने कनाडा से ग्रहण किए हैं, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार का विचार लिया है, और आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक। इस प्रकार से आपके सामने 1, 2, 4 और 3, तो 1, 2, 4 और 3, चौथा ऑप्शन आपके सही है। इस प्रकार से हमने संविधान की प्रकृति के संबंध में हमने प्रश्नोत्तरी की। आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखें, काफी सवाल ऐसे हैं जो आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। आप इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हमें और मनोबल बने और हम ऐसे ही प्रश्न, ऐसे ही वीडियो आपके लिए ले आए। हमारी पूरी टीम आपके साथ है, आप पूरी लगन के साथ हमारा साथ दें, हमारे साथ कोऑपरेट करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास रहेगी आपकी भारत के संविधान की प्रस्तावना का विचार आपको अगली क्लास में देखने को मिलेगा।